वो नेशनल हाईवे की फुटेज देख रहा था। सामने स्टडी टेबल पर दो नीले रंग की फाइल्स थी जिसमें नेशनल हाईवे N10 और N25 की डिटेल्स थी और साथ ही उन हाईवेज पर मौजूद पुलिस ड्यूटीज़ की भी डिटेल्स थी। वो इन हमाक से उनको स्टडी कर रहा था जब आलिया बेगम अंदर आई। चाय का मग हाथ में उठाए वो उसके पास ही चली आई थी। आहिल बेटा, बस करो, 12 बज गए हैं और तुम हो कि आराम करने का नाम ही नहीं ले रहे। शाबाश, बंद करो इसे, बाकी का काम कल कर लेना। नहीं अम्मी, अभी बहुत काम पड़ा है। आप बताएं, खैरियत से आई हैं? उससे चाय का मग पकड़ के कहा। हाँ, खैरियत है और एक अच्छी खबर के साथ आई हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहती बेड के किनारे पर टिक गई। आहिल लैपटॉप थोड़ा बेंड करके कुर्सी घुमाकर उनके सामने ही बैठ गया। कैसी खबर? चाय का सिप लेते पूछा। तुम्हारी दादो ने नीलम के लिए हाँ कर दी है, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। सच्ची? आहिल मग टेबल पर रखते उनका हाथ दबाते बोला। हाँ भाई, एकदम सच। और मना करने का जो जवाब उनके पास था वो तो तुम्हारी मेहनत और लगन ने खत्म कर दिया। और क्या चाहिए उनको? वो आहिल के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते बोली। फिर कब जा रहे हैं हम? वो बेसब्रा हुआ। कल ही चलते हैं, तुम्हारे पापा भी कल फारिग हैं और नेक काम में देरी क्यों? उन्होंने उसकी थोड़ी पकड़ते प्यार से कहा। शुक्रिया अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। वो बच्चों की तरह उनके सीने से लगा कह रहा था। जानता था कि उन्हें नीलम बहू के रूप में नहीं पसंद, मगर सिर्फ उसके आगे वो मान गई थी। भाभी, हमें नहीं करनी आहिल भाई से शादी। हम बता रहे हैं, हम सबके सामने मना कर देंगे। फिर हमें मत कहिएगा कि हमने पापा की इंसल्ट कराई है। वो सफ़ेद और गुलाबी रंग की घेरदार फ्रॉक को उठाकर दूर फेंक चुकी थी। साइका उससे तैयार होने का कहने आई थी। दादू का ख्याल था कि आज ही मंगनी की तारीख रख दें और खानदान भर में बात फैला दें, ताकि जो बकिया रिश्तेदार उम्मीद लगा कर बैठे हैं सबको एक ही बार में जवाब मिल जाए। गुड़िया, जिद ना करो, तैयार हो जाओ, ताया लोग आने ही वाले होंगे। और देखो, ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? दादू की जिद से तो आगाह होना तुम। साइका ने घुटनों में सर दिए हिची उससे रोती नीलम के बाल सहलाए। हमें कुछ नहीं सुनना। आखिर हमारा कसूर क्या है? किस जुर्म की सजा दे रही हैं दादू हमें? हम पढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं। तो मना किसने किया है तुझे? चली जाना यूनिवर्सिटी भी, मगर शादी के बाद आहिल की इजाजत से। दादू ना जाने कब कमरे में दाखिल हुई थी। आप हमारे साथ ज्यादती कर रही हैं दादू। हमारा मजहब भी लड़की की रजामंदी का हुक्म देता है, फिर आप? वो जो चीख कर बोल रही थी साथ साथ आंसू साफ कर रही थी। दादू की उससे भी तेजदार आवाज में बात काटने पर खामोश हो गई। मुझे मजहब दीन मत सिखा। 5 नमाजें पढ़ते मौत पकड़ती है और मुझे बता रही है इस्लाम और दीन। उठ और कपड़े बदल कर नीचे आ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो 12वीं के इम्तिहान भी नहीं देने दूंगी। अभी सिर्फ एकेडमी छुड़वाई है, कॉलेज नहीं। उनकी धमकी पर नीलम सदमे से चूर होकर रह गई। इब्रार साहब भी अब की बार उसका साथ नहीं दे रहे थे। आहिल का रिश्ता उनकी नज़र में एक अच्छा रिश्ता था, फिर भाई की नाराज़गी का भी डर था, इसीलिए वो खामोश थे। बल्कि अगर खुश थे कहा जाए तो गलत ना था। उन दोनों बहनें और माँ पिछले नशिस्तों पर बरजुमान जल्दी से बाहर निकली। ड्राइविंग सीट पर आहिल के साथ बैठे इसरार साहब भी बाहर निकल चुके थे। वो कार रिवर्स करता मुनासिब जगह खड़ी करने लगा था, क्योंकि गैराज बहुत छोटा था। जब अचानक कार पीछे खड़ी बाइक से टकरा गई। बाइक सड़क पर गिर चुकी थी जब आहिल फटाफट बाहर निकला। आर यू ब्लाइंड मैन? टाइगर ने बाइक खड़े करते वसफनाक लहजे में कहा। ब्लैक जीन्स और जैकेट के साथ सुरमई रंग की शर्ट पहने हुए था। फोल्डेड स्लीव और फौजी कट स्टाइल के बाल जो आगे से कुछ माथे पर गिर रहे थे। आहिल को वो बेहद डैशिंग दिखा। रियली सॉरी फॉर डैट मैन। आहिल ने मसद खाना लहजा अपनाया। आहिल, अंदर आओ, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे टाइगर तुम। वो आहिल को बुलाने आए थे। जब टाइगर को उसके साथ खड़े देखा तो तारुफ करवाने लगे। ये आहिल है, मेरा भतीजा और होने वाला दामाद है। आहिल की तो इस तारुफ पर बाँझें चढ़ गई, जो इससे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि टाइगर कुछ तसवसब का शिकार था। ये टाइगर है, हमारे नेक किराएदार। माशाल्लाह बहुत ही फर्माबरदार बच्चा है। उन्हें टाइगर का कंधा थपथपाया। टाइगर? आहिल को नाम कुछ अजीब सा लगा। रोहान आकिफ। टाइगर ने मुसाफे के लिए बड़ा हाथ थाम दिखाओ। अच्छा, सॉरी यार, बाइक के लिए। आहिल ने कान खुजाते शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं। टाइगर ने आहिल से कहते इब्रार की साहब की तरफ रुख किया। अच्छा अंकल, चलता हूँ। कोई काम हो तो तकल्लुफ मत कीजिएगा। नहीं, तकल्लुफ कैसा? कोई काम हुआ तो तुम्हें सबसे पहले याद करूंगा।
टाइगर मुस्कुराते हुए चला गया। ओह माय गॉड नीलम, तुम तो कोई परी लग रही हो। एमन ने पिंक और वाइट फ्रॉक में खुले बालों को कंघी करती नीलम को देखकर कहा। वो खामोश रही। तुम्हारे बालों का कोई हेयर स्टाइल बनाओ? ईशा ने पूछा। नो थैंक्स, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती अपने शहद रंग सिल्की बालों की पोनी बनाने लगी, मगर बाल कमर से भी नीचे तक जा रहे थे। नीलम से संभालना मुश्किल हो गए। आपी, आपी, वो चिड़चिड़ी सी होती साइको को आवाज़ें दे रही थी, जो शायद किचन में मसरूफ होने की बिना पर सुन नहीं पा रही थी। उफ नीलम, दो मैं बना देती हूँ। ईशा ड्रेसिंग के पास आकर उसके हाथ से हेयर ब्रश थाम कर बोली। जब मना कर दिया हमने कि नहीं बनवाने तुमसे बाल, तो क्यों पीछे पड़ गई हो? वो बदतमीजी से कहते उसके हाथ से ब्रश ले चुकी थी। अभी ना सही, मुस्तकबिल में शायद तुम्हें ये काम हमसे ही करवाना पड़े। अब आहिल भाई तो तुम्हारे बाल बनाने से रहे। एमन के कहने पर नीलम की तेवरी चढ़ गई। हमारे हाथ नहीं टूटे जो तुम्हारे भाई से बाल बनवाएंगे। गुड़िया, बुरी बात, क्यों बिला वजह गुस्सा हो रही हो? साइका ने हफीज से कहा। हाथ में मौजूद ट्रे एमन ने थामते उसमें से एक ग्लास खुद लिया और दूसरा बहन को दिया। दिमाग खराब हो गया है हमारा, तभी। वो ब्रश पटक कर बोली। लाओ। साइका ने ब्रश थामा और चंद मिनटों में ही शहद रंग बालों का खूबसूरत सा स्टाइल बना दिया। छोटी सी नोजपिन उस पर बहुत उठ रही थी। जब वो नीचे आई तो दादू ने उसकी बलाएं ली, नजर उतारी। हमेशा दूर से ही सलाम का जवाब देने वाली ताई उसे साथ चिपकाए बैठी रही। सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस आहिल भी काफ़ी शानदार दिख रहा था। बार बार उसे अपनी जाने मुतवज्जा करने की हरबे आसमां था। नीलम को जहर लग रहा था। घर की ही बात थी, कोई रोक टोक ना थी। सबने इकट्ठे खाना खाया और 3 दिन बाद एतवार को मंगनी की तारीख रखी गई। ये तो सरासर ज्यादती हो रही है मेरे साथ। वो मुझे मीठा करवाना चाहिए और यहाँ अम्मी ही सब किए जा रही हैं। निकाहनामे पर भी उन्हीं से साइन करवा लेना। आहिल ने साइका के कान में सरगोशी की। दादू से कहती हूँ तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, वो शरारती लहजे में बोली। अरे क्या साली साहिबा, जब ये काम आप खुद कर सकती हैं तो फिर दादों को क्यों तकलीफ दे रही हैं? वो संजीदगी से मजाक कर रहा था। शक्ल देखो, दादों के नाम पर ही हवाइयां उड़ जाती हैं। अब ऐसी भी बात नहीं, कर दोनों ये काम प्लीज। वो मुल्तजी लहजे में बोला। चलो कर दूंगी, क्या याद करोगे, इतनी सखी दिल साली मिली है। वो हंसी। आहिल माँ और दादी के दरमियान मुंह फुलाए बैठी नीलम को देख रहा था। नजर थी कि हटने का नाम नहीं ले रही थी और दिल था कि बेख्तियार ही होता जा रहा था। जान बन गई थी ये लड़की आहिल इसरार की। एक दो पिन्स एनफ थी। आप ही ने दुनिया जहाँ की पिनें हमारे ही सर पर लगानी थी। वो शदीद झुंझलाहट में मुबतला हेयर पिन्स उतार रही थी जब ड्रेसिंग मिरर में अपने पीछे आहिल का अक्स उभरता नजर आया। नीलम का हलक तक कड़वा हो गया। मैं हेल्प कर दूं? शरारत आंखों में नाच रही थी। आप हमारे कमरे से जाते हैं कि हम दादू को बुलाएं? वो गुस्सा सब करने की कोशिश में सुर्ख होती और हसीन लगने लगी थी। हमारा कमरा भी बोलती हैं और जाने को भी कहती हैं। इट्स नॉट फेयर। वो ड्रेसिंग टेबल के किनारे टिक गया। हम ही चले जाते हैं। नीलम उसकी तरफ से मायूस होकर जाने को मुड़ी थी जब वो उसकी राह में घायल हो गया। मैं तो गुड़िया का मुंह मीठा करवाने आया था। आहिल ने मिठाई का डब्बा पकड़ रखा था और उसमें से एक गुलाब जामुन निकालकर नीलम के सुर्खी मोबाइल होंठों की जाने बढ़ाया। हमारी जिंदगी बर्बाद करके उसमें जहर घोलकर आप हमारा मुंह मीठा करवाने आए हैं। वो उसका बाजू चटक चुकी थी। गुलाब जामुन कहीं दूर जा गिरा था। आहिल का चेहरा शदीद सबसे जल उठा था। किस जहर की बात कर रही हो? वो संजीदा था। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से दादू ने हमारी एकेडमी खत्म करवा दी और अब यूनिवर्सिटी से भी मना कर दिया। हमारा लेक्चरर बनने का ख्वाब सिर्फ आपकी वजह से चिकनाचूर हो गया। वो चिल्लाते हुए बोल रही थी। ये उसकी आदत थी, मिजाज के खिलाफ बात पर चीखना और रोते हुए बात करना। स्टॉप क्राइंग। आहिल ने उसे बाजू से पकड़कर बेड पर बैठा। नीलम ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा था। देखो गुड़िया, मुझे नहीं पता दादो ऐसा क्यों कह रही हैं, ना ही इस बारे में मेरी उनसे कोई बात हुई है, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद एडमिशन करवाऊंगा तुम्हारा यूनी में, जिसमें तुम कहोगी बस खुश। वो उसके पास नीचे घुटने मोड़ कर बैठा था। और एकेडमी, उसकी सुई अब भी वहीं अटकी थी। अकेडमी नहीं गुड़िया, वहां वो लड़के तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आहिल ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करने चाहे। बच्चे नहीं हैं हम, जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाकर चला जाए और हम देखते रहे। वो उसका हाथ झटक कर भड़कते हुए बोली। अच्छा अच्छा, गुस्सा तो ना हो, मैं दादो से इजाजत लेने की कोशिश करूंगा। वो बहलाने लगा। टाइम इज अवर नाउ। साइका की आवाज पर आहिल उठकर खड़ा हो गया। नीलम ने आंसू साफ किए। अल्लाह, मेरी बहन को रुला दिया तुमने।
ऐसा भी क्या कह दिया? साइका ने मसनूई हैरत से कहा। हमारी ऐसी जरूरत कहाँ? आहिल ने हंसकर कहा। साइका और वो दोनों बातों में मगन कमरे से निकल गए। नीलम फूट फूट कर रो रही। क्या चीज थी जो उससे रुला रही थी? अंदर ही अंदर खा रही थी, खोखला कर रही थी। आंखों में फिर से मिर्ची भरने लगी थी। वो दोनों घुटनों को बांसों के आसार में लिए उन पर सर रख के हिचकियों से गिरिया और सारी में मसरूफ हो गई। अभी तो एहसास हुआ था मोहब्बत का, अभी तो जज्बों की शाख से मोहब्बत कौन पर फूटी थी। अभी तो आसमान पे बिखरे तारे सुहाने लगे थे, अभी तो गीत गुनगुनाए थे, अभी तो सांस छिड़े थे, अभी तो कलियां खिली थीं कि आसमान स्याह हो गया। गीतों की जगह नोखों ने ले ली थी, सांस में गम की नमी घुलने लगी थी। सब खत्म हो चुका था शुरू होने से पहले। बड़ी सी मेज के ऊपर बिल्कुल दरमियान में बल्ब लगा था और उसके वस पे सफ़ेद रंग का चार्ट पड़ा था जिससे के ऊपर पेंसिल से किसी रास्ते की स्केचिंग की हुई थी। वो बड़े गौर से उसका जायजा ले रहा था। जब अनस अंदर आया, उसके एक हाथ में छोटा सा डब्बा था और वो मुंह में कुछ चबा रहा था। ये लो। अनस से डब्बा उसके आगे किया। क्या है? टाइगर ने डब्बे में झांके बगैर पूछा। वो अब तक हाथ में पकड़ी पेंसिल से चार्ट पर निशान लगा रहा था। मिठाई है। इब्रार अंकल देकर गए हैं। उनकी दफ्तर की बात पक्की हो गई है और एतवार को मंगनी है। अनस उसके बराबर वाले स्टूल पर चढ़कर बैठ गया। मुझे नहीं खाना इतना मीठा। वो उसकी जानिब देखे बगैर मसरूफ अंदाज से बोला। खा ले। डाइन की नहीं, बड़ी वाली की हुई है। अभी तो वो बहुत छोटी है। अनस से हंसते हुए कहा। जवाबन टाइगर ने सर नजरों से उससे घूरा, पेंसिल भी हाथ में ही मरोड़ दी। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। आई समझ? टाइगर के गुस्सा होने पर अनस कुछ हफीफ सा हो गया। यार, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। जाहिर है बड़ी बेटी की ही मंगनी हुई होगी। छोटी वाली तो भी बहुत कम उम्र है। अनस से फजूल वसाहत दी। बड़ी की हो या छोटी की, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए दोनों। यहाँ हमारी जिंदगी का सवाल है और तुम्हें फजूल बहस सूझ रही है। वो उसे अच्छी खासी सुनाकर अब फिर से एक चार्ट खोल चुका था। उस पर भी पहले से मिलते जुलते कुछ नक्शो निगार बने थे। ज्यादा ही हो गया है। इतनी अच्छी लड़की है मगर पत्थर से सर फोड़ रही है। अनस से बुरा सा मुंह बनाते कहा। टाइगर ने अबरू उचकाते उसे देखा और फिर दोबारा चार्ट पर झुककर आहिस्ता से बोला। तो तुम ये बात उसे क्यों नहीं समझा देते? समझा दूंगा। अगर अकल हुई तो जल्द समझ जाएगी। अनस से एक और गुलाब जामुन मुंह में रखा। औरत जात में अकल और हुस्न कभी एक साथ नहीं रह सकते। टाइगर ने तबसरा किया। तुम्हारी फजूल सोच है और कुछ नहीं। अनस बड़बड़ाते हुए डब्बा लेकर बाहर चला गया। सेकंड्स गुजरे, मिनट गुजरे, घंटे गुजरे, फिर दिन। यहाँ तक कि एतवार का दिन भी आ पहुंचा। रौनक इतनी ना थी, सिर्फ इसरार साहब का घराना और दो रिश्तेदार फैमिलीज आई थीं। नीलम को सजा संवार कर नीचे हॉल में ले जाया गया, जहाँ मंगनी के फंक्शन का मुकम्मल इंतजाम कर रखा था। आलिया बेगम ने अंगूठी निकाली और नीलम को हाथ देने का इशारा किया, मगर वो चूड़ियों से सजे हाथों को गोद में छुपाने लगी। वो हैरान सी होती सबको देखने लगी। जब दादों के इशारे पर साइका आगे बढ़ी और हाथ थामने लगी, नीलम जोर जोर से नफे में सर हिला रही थी। नैन कटोरे भी झलकने को बेताब होने लगे। गहरी आंखों में आंसू के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। साइका की तनबी करती नजरों पर उससे बेदर्दी से लपकाटते हुए आंसू अपने अंदर उतारे थे। वो जो हर बात जिद करके मनवा लेती थी, आज हार गई थी। वो छोटी थी, सब उसे छोटा और नासमझ जानकर उसकी रजा की परवाह नहीं कर रहे थे, मगर वो तो ना जाने दिल में इस रिश्ते से फरार के लिए क्या क्या मंसूबे बना चुकी थी। अंगूठी पहना दी गई। हॉल में तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। नीलम के सर पर गोया हथौड़े बरस रहे थे। वो बेबसी से बैठी मुस्कुराते सरशार से आहिल को अपनी जानिब तकता देख रही थी। फिर वो ज़्यादा देर मेहमानों में नहीं बैठ सकी। साइका ने भी उसे ले जाना ही बेहतर समझा था। कितनी अच्छी थी इश्क की इब्तिदा आबाज, मगर उसकी इंतहा से अल्लाह बचाए। ओह साइका, गली में किसी बच्चे को बोल साथ वाले घर से टाइगर या अनस को बुला दे। तेरे अब्बा तो जाने कब आए। मेरा ड्रामा निकले जा रहा है। दादो तख्त पे बैठी ऊंची आवाज से बोली। अच्छा दादो, कहती हूँ। साइका ने जल्दी से बर्तन वहीं छोड़े और बाहर गेट तक आ गई। थोड़ी ही देर बाद टाइगर दरवाजे से अंदर आया था। साइका को गैराज में खड़ी देखा तो पूछने लगा। कोई काम था आपको? जी, वो जरा छत पर जाकर केबल की तार तो ठीक कर दें। पता नहीं क्या हुआ है, कोई चैनल सही नहीं आ रहा। टाइगर बेटा। दादू की आवाज़ पर साइका ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। जी दादू। वो ड्राइंग रूम के सिरे पे खड़ा दादू को तख्त पर परचुमान देखकर बोला। अरे बेटा, केबिल को देख। क्या हुआ है? दादू ने हाथ हिलाते नखवत से कहा। मैं देखता हूँ। टाइगर छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा।
आप रहने दें, मैं देख लूँगा। साइका को अपने पीछे छत पर आता देख उससे कहा। साइका सर हिलाती दोबारा किचन में चल दी। नीलम ने टाइगर को सीढ़ियाँ चढ़ते देखा और फिर साइका को अकेले वापस जाते। दिल पहले ही भरा पड़ा था, अब चूंकि मुजरिम भी सामने था और कुछ कदमों की दूरी पर, तो वो देर क्यों करती। तभी जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो शायद बचपन से ही इतनी जज्बाती थी, जिद्दी थी, बात को चुटकियों में उड़ा देने वाली, मगर अब दिल पर लगी थी तो चुटकी में बात उड़ ही नहीं रही थी। टाइगर स्टूल पर खड़ा केबल की तारों से कुश्तियाँ करने में मसरूफ था। थोड़ी देर बाद हाथ 4-10 स्टूल से नीचे छलांग मार चुका था, मगर जो ही नजर नीलम की जानिब पड़ी, चंद पल को जैसे ठहर गया था। वो हद दर्जा गमगीन लग रही थी, मगर वो नज़रअंदाज कर गया। पास से होकर गुजर जाना चाहता था जब वो रास्ते में घायल हो गई। टाइगर ने दांत पीस दिए, साथ ही चेहरा भी मोड़ लिया। वो उससे देखना नहीं चाहता था। वो सूरत जिसके हुस्न के दीवाने उसे जीने नहीं देते थे, वही हुस्न उसके पास चलकर आता था और वो निगाहें गलत तक न डालता। बहुत खुश है ना आप इस अंगूठी को हमारे हाथ में देखकर? उससे अपने हाथ की पुश उसकी जानिब करते हुए कहा, जिससे सोने की अंगूठी अपनी फतह पर मुतमईन थी। टाइगर को हैरत हुई। अनस से तो कहा था कि बड़ी की मंगनी हुई है। बड़ी की हुई या छोटी की, मुझे क्या? अगले ही पल उसे सर झटका। हमारी मंगनी का सुनकर बहुत खुशी हुई होगी ना आपको, सोचा होगा जान छुटी। वो बदतमीज से कह रही थी। एक आंसू भी छलक पड़ा था। टाइगर को कोई फर्क न पड़ा, वो तो बस जाने को परतोल रहा था, मगर वो काली बिल्ली की तरह रास्ता काटे खड़ी थी। मंगनी हमारी जिससे मर्जी हो, शादी तो हम आपसे ही करेंगे। जिद्दी बच्चे सा लहजा था उसका। मुझे आपकी फजूल गोई में कोई दिलचस्पी नहीं। रास्ता छोड़े। टाइगर ने नाकावारी से कहा। आपके हर रास्ते पर नीलम खड़ी है, हमसे फरार हासिल करेंगे तो जान ले लेंगे, आपकी भी और अपनी भी। वो तमाम फासले समेटती उसका कॉलर पकड़ चुकी थी। सब्ज कांच स्याह आंखों में गाढ़े वो मुकाबिल को चारों शाने चित करने का हौसला रखती थी। आपने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो मैं अंकल को सब बता दूंगा। आपकी बदतमीजियां बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने। नाउ इट्स एनफ। सुना आपने? वो सबके मारे सूख पड़ते चेहरे से गोया हुआ, साथ ही बेदर्दी से उसके हाथ अपनी गिरबान से हटाए थे। पूरी दुनिया को बता दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुना आपने? वो भी उसी के अंदाज में चिल्लाई थी। आपका दिमाग खराब हो गया है। वो शाल में आ चुका था। हाँ, हो चुका है हमारा दिमाग खराब। जब से आप हमारे सामने आए हैं, ज़हन के पर्दे पर चिपक कर रह गए हैं, हटने का नाम ही नहीं लेते। जीना हराम कर रखा है आपने हमारा। सामने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके सिवा कुछ अहम नहीं। आप नहीं तो नीलम नहीं, ये जहान नहीं। हम पागल हो जाएंगे, यकीन करें। हमें आपकी जानिब खींचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम खुद नहीं रोक पा रहे खुद को। सब कसूर आपका है। ना आप आते ना ये सब होता। इतने खुश थे हम, आपने आकर। वो रोते हुए बोलती, बार बार हाथ की पुछ से गाल रगड़ती टाइगर को मजीद गुस्सा दिला रही थी। मैंने आकर कुछ नहीं किया। ये सब आपके अपने दिमाग का हन्नास है। बिला वजह मुझे मुवर्दे इल्जाम मत ठहराएं। अपनी अफसानवी दुनिया से बाहर निकले तो आप यकीनन नॉर्मल हो जाएंगी। और आखिरी बात, आइंदा ये सब हराफात हमारे सामने उगली तो इंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। हटें अब। अपनी बात मुकम्मल करके वो उससे बाजू से दबोचकर सीढ़ियों की जानिब जाने वाले रास्ते से हटा चुका था। फिर तेज तेज सीढ़ियाँ फलांगता वो एक सेकंड से भी कम अरसे में उसकी नसों से ओझल हो गया था। वो ख्वाब के देखा ना कभी, ले उड़ा नींदे, वो दर्द के उठा ना कभी, खा गया दिल को। वो वाकई कम उम्र, कम अकल और जज्बाती थी। बच्चों की तरह नंगे पैर जले फर्श पे बैठी रो रही थी। उसे एहसास नहीं था कि वो क्या कह गई है, क्या कर गई है। वो नहीं समझती थी कि जिस मुआशरे का वो हिस्सा है, वहाँ औरत को सच्ची मोहब्बत के इकरार की भी इजाज़त नहीं, और मर्द को सुबह शाम मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औरतों से बिला खौफ व ख़तर बेकरारियों के इजहार पर कोई रोक टोक ना थी। उसे नहीं पता था कि वो अपनी अना खुददारी एक अनजान शख्स के सामने कुचल चुकी है। उसे पता था तो बस ये कि वो अब अनजान नहीं रहा था, वो अजनबी नहीं था। वो तो वो था जिसका उसे इंतज़ार था, जिसके लिए वो अपनी दीवारें चार्ट से भरा करती थी। मगर वो भूल गई थी या भुला दिया था कि किस्मत में जो लिखा है मिलता वही है। चाहे आप बच्चों की तरह एड़ियाँ रगड़ो या सड़क पर लेटकर एहतजाज करो, किस्मत बहरी हो जाती है, वो आपकी नहीं सुनती। निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। ये दुनिया बड़ी संगदिल है यहाँ पर,
किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। फार्म हाउस में दाखिल होते ही ईगल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। क्या कमाल की जगह थी। एक तरफ रेगिस्तान लगता तो दूसरी तरफ पहाड़ का सा समाधि। बहुत से मजबी चोले में मलबूस अफराद ट्रकों पर सामान लोड कर रहे थे। बड़ी बड़ी बोरियां कंधों पर डाले वो सब बहुत मसरूफ नजर आ रहे थे। ये 3-3 ट्रकों में क्या रखा है? हम कुछ मदद कर सकता है? ईगल ने अपने बराबर ही बाजारों की पिछली निशिस्त पर बैठे टेक को मुखातिब किया। नहीं, तुम इसमें कोई मदद नहीं करवा सकते। ये तुम्हारा काम नहीं है। डेक ने सख्ती से कहा। अरे वाह, तुम भी एमाज की तरह रोब झाड़ने लग गया है। ईगल ने बुरा मनाते कहा। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं है यार। ये सब असला है और बलूचिस्तान पहुंचाना है। ये काम शेरदिल करेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ड्राइवर को इशारा करते डेक ने बेचारों रुकवा दी। ईगल उसकी बात पर सर हिलाता नीचे उतरने लगा। तुम अंग्रेजी भी बोलता है, पढ़ा लिखा है, तो इस काम में क्यों आया? वो दोनों साथ साथ चलते जमीन की कच्ची सतह से पत्थर की रविश पर जा रहे थे। जब ईगल के सवाल पर डेक के कदम बेख्तियार थम से गए थे, चेहरे पर तारीखी छा गई। हमारा मतलब तुम यहाँ का लगता नहीं, कोई अंग्रेज टाइप का लगता है। ईगल जवाब न मिलने पर अपने सवाल की वजाहत करने लगा। टेक ने शायद आज शाम की भोजल फिजा के सबूत करते कदम फिर आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। अब पलटने का वक्त नहीं था, ना ही इजाजत। क्या करोगे तुम जानकर? डेक ने चेक की शर्ट की स्लीव फोल्ड करते कहा। ईगल की नसें उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। हम जानना चाहता है, ये हीरो टाइप का बंदा विलन कैसे बना? ईगल ने संजीदगी की तह को बारीक किया था। मेरे सर पर बचपन से ही बाल नहीं है। अब इस वजह से अगर मैं विलन नजर आता हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? डेक का लहजा भी हल्का फुल्का सा था। तुम बताओ ना हमको कि तुम किस स्कूल से सीखा इतना अच्छा अंग्रेजी बोलना। डेक और ईगल की अब बहुत बन गई थी। एमास को ईगल पर भरोसा नहीं था। तभी डेक उसके मुकम्मल जासूसी पर लगा रहा। अब वो अपने काम में भी अच्छा था और रवैये में भी। 3-4 महीने हो चुके थे, मगर एक बार भी उससे काम में कोताही नहीं हुई थी। अब तो मेनाज भी उसकी जानिब से कुछ पुरसुकून हो चुका था। मैं अमेरिका का रिहायशी हूँ। डेक और वो बातें करते करते अब फार्म हाउस के वस्त से बने आलीशान बंगले के अंदर दाखिल हो गए। सफेद रंग का बंगला। क्या? अंदर जाते ईगल के कदम ठड़क गए थे। हाँ, अमेरिका का रिहायशी, सऊदीया का कैदी और पाकिस्तान का स्मगलर और टेररिस्ट। दहशतगर्द। डेक ने इत्मीनान से जवाब देते ड्राइंग रूम की मेज पर चाबियां उछाली और टांग फैलाकर सोफे पर दराज हो गया। क्या 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 तुम, मतलब हम कुछ समझा नहीं। ईगल भी सामने सोफे पर आ बैठा, मगर आगे कुछ झुका बेआराम सा बेचैन सा बैठा था। ये सालों पहले की बात है, जब अमेरिका में लावारिस बच्चों को चाइल्ड होम में छोड़ दिया जाता था और वालिदैन आज़ाद हो जाते अपनी अपनी जिंदगियों में। तब एक ऐसे ही दो मोहब्बत करने वालों का अंजाम डेक नामी शख्स की सूरत में हुआ। मुझे चाइल्ड होम में फेंक दिया गया। ये कैलिफोर्निया का चाइल्ड होम था। डेविड वहां का सरबराह था। वो बच्चों से जिनसी लज्जत का काम लेता था। मैं भी उन बच्चों की गिनती में उस वक्त आ चुका था जब मैंने 11 से 12 बरस की उम्र में कदम रखा। मगर मैं उससे बहुत तंग करता था। वो हमेशा मुझे मारता पीटता गाली गलौज करके चला जाता था। एक बार उससे मुझे और 5 लड़कों को उल्टा टांग दिया था। वो हमसे आजिज आ चुका था। उस साथ डेविड ने लोहे की रॉड गर्म करके हमारे जिस्म झुलसा दिए थे। हम सिसक भी ना सके थे। रस्सियों से जकड़े उल्टे लटके हम आहें भी ना भर सके। खून गर्दिश नहीं कर सका था उस रात हमारे जिस्मों में। तब 3 दिन भूखा रखने के बाद वो हमसे अपनी लज्जत पूरी करने में कामयाब हो गया। हमारी वीडियोस बनाई। तब मैं 14 बरस का था। वो रात बहुत भयानक थी। मैंने बहुत कोसा था अपनी जिंदगी को। मेरा जिस्म गलाजत से भर चुका था और उसका सबूत उस शैतान के पास महफूज था। मेरे बाल भी उस रात लोहे की गर्म रॉड के साथ चिपक चिपक कर खत्म हो चुके थे। मेरी नीली आंखें, साफ शफाफ रंगत, पुरकशिश नुकोश उसके सऊदी साथी को बहुत भाए और मेरी डील कर ली गई। एक रात मैं सोया तो 2 रातों बाद सऊदीया में आंख खुली। एक कचरे और गलाजत के ढेर से निकलकर मैं दूसरे में आ चुका था। यहाँ भी दिन रात टॉर्चर किया जाता। खाना तब तक ना मिलता जब तक आंतें चिपक ना जाती। बहुत जालिम थे वो लोग। ईगल, बहुत जालिम। कहर बरसाते, दिन रात अजियत ही अजियत थी। तकलीफ इतनी होती कि जान जाने लगती और जो गंदा काम वो मुझसे लेते मेरा मर जाने को जी चाहता। मगर मैं भी भला का ठीक था। उन 4 सालों में भी ना मरा। उनके अगले खेल के लिए चुन लिया गया। मेरा पुरकशिश सरापा
उनके कारोबार के लिए बहुत मुफीद साबित होना था। तब उन्होंने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। सऊदी औरतें जल्द मेरी शख्सियत की दीवानी हो जाती। मुझे उनसे शादी करके पहली रात की वीडियोस बनाकर देने का हुक्म दिया गया ताकि बाद में उनको ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाए जा सकें। मुझे याद है वो मेरी पहली शादी थी, जब पूरी रात गुजारने पर भी मैंने उस लड़की को छुआ तक नहीं। तब अदयान ने मुझे एक बार फिर लोहे की गर्म रॉड से पीटा। क्यों हीरो, लड़की पसंद नहीं आई थी क्या? वो जल्लाद बना पूछ रहा था। मोटा पाइप टेक की पहना कमर पर पड़ा। अगर पसंद नहीं आई थी तो कहा होता बदल देते। टेक का पूरा मुंह झुलस चुका था। बार बार उसके मुंह से खून का फव्वारा उबल पड़ता। माफ कर दे अदीन। उस रात मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, माफिया मांगी और फिर उसके कहे पर अमल करने लगा। चंद साल बाद एक लड़की और आई मेरी जिंदगी में, मगर उसकी शर्त थी कि पाकिस्तान जाकर तमाम रसूमात समेत शादी करेगी। उसके वालिद पाकिस्तान में रहते थे। तब मुझे पाकिस्तान जाने की इजाज़त मिल गई, मगर साथ जासूस भी छोड़े गए। मगर इस बार गेम मेरे साथ खेली गई। कराची एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान मेरे बैग से असला निकल आया, वो भी बुलेट्स की भरमार के साथ और बड़ी बड़ी राइफल्स। मेरे हवास काम करना बंद कर गए। मुझे दहशतगर्द करार दे दिया गया और एक अंडरग्राउंड तहखाने में डाल दिया गया, जहां एक और सऊदी कैदी मिनहाज इसहाक कैद था। तब हम दोनों वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे और तब से साथ हैं। अदीन और डेविड तो समझते हैं कि मैं वहीं उसी कैद में मर गया, मगर मैं जिंदा हूं। डेक का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो चुका था। सांसें मामूल से तेज चल रही थी। ईगल उसकी दास्तान सुनकर सुन हो चुका था। तुम वहां से फरार कैसे हुआ? ईगल ने बहुत देर बाद सवाल किया। भारत का सबसे बड़ा डॉन था वो, जिससे मुझे और एहमास को रिहाई दिलवाई। इसमें पाकिस्तान की गद्दार पुलिस ने हमारी बड़ी मदद की। डेक ने शायद आ भरी। ऐसा लगता था जैसे वो फिर से माजी में पहुंच गया हो। पाकिस्तान का पुलिस ऐसा तो नहीं है, बड़ा सख्त है भाई। ईगल को एतराज हो। ये जो ट्रक खड़े हैं ना बाहर, इनको पहुंचाने वाला भी एक पुलिस वाला ही है, बल्कि एएसपी आहिल है। 2.5 साल मेहनत की, मगर कमाई से दाढ़ भी गीली ना हुई, तो सारा ईमान एक तरफ रखकर फौरन पैसा जेब में ठोसा और शुरू जी हजूरी। डेक नहवत से बोला। सर। मुलाजिम लड़के ने ड्राइंग रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। डेक ने इशारे से उसे जाने का कहा। चलो, तुम्हारा माल तैयार हो गया है। अफसरदा करने को माजरत यार, और रात को आना, डिनर इकट्ठे करेंगे। डेक ने उठते हुए कहा। नहीं भाई, अफसरदा कैसा, हमको तो अच्छा लगा कि तुमने हमें अपना दोस्त समझा। ईगल के कहने पर डेक ने उससे कंधे के गिर्द बाजू फैला दिया। तुम्हारे आने से काफी काम दुरुस्त जा रहे हैं और मैं हमास के वहशियानापन से भी काफी हद तक महफूज हो चुका हूँ। डेक के लहजे में तशक्कुर झलक रहा था। ईगल भी मुस्कुरा दिया। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए वादे और कस्मों की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे निभाने के लिए दो खूबसूरत लोग चाहिए। एक जो भरोसा कर सके, दूसरा जो उसे समझ सके। हला मिन का तरफी व अमतला मिन का हातरी काना का मिन ऐने अला कल्बी। वही सहर अंगेज लहजा, गंभीर आवाज, उसका तनफ्फुस तेज होने लगा। क्या हुआ, समझ नहीं आई? दिलफरेब मुस्कुराहट, जानलेवा अंदाज। उसको अपने चेहरे पर 2 उंगलियों का लम्स सरसराता हुआ महसूस हुआ। कितनी तपिश थी उस लम्स में। वो सोते में भी कसमसाने लगी। जब भी नजरों से दूर हुए, देहान में मेरे आन बसे, आंखों से चलकर धीरे धीरे मंजिले दिल तक आ पहुंचे। आवाज कुछ और करीब से आने लगी। फासला सिमटने लगा। समात फटने लगी। कोई उसे छकड़ने लगा था। वो रात के तीसरे पहर फिर जाग गई थी। पूरा वजूद पसीने से शराबोर था। नन्हा सा दिल पस्सियां तोड़कर बाहर निकलने को बेताब होने लगा। उसका सांस फूलने लगा था। उफ गुड़िया, कब तक ख्वाब देख देख कर डरोगी? अब बड़ी हो जाओ। हर ख्वाब देखकर चीख मारना तो गोया फर्ज है तुम पर। साइका ने झुंझलाते हुए कहा। अभी चंद मिनट कबल ही तो मुताला करके लेटी थी वो कि उसकी चीख से जाग गई। उससे कोई जवाब नहीं दिया। चेहरे पर से पसीना साफ करते साइड टेबल पर मौजूद जग से ग्लास से पानी भरा और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगी और सोचने लगी कि वो ख्वाब में क्या देखा था। मगर बहुत सोचने पर भी कुछ याद ना आया, सवाए उन चंद मुख्तलिफ ज़बान में बोले जुमलों के। गुड़िया सो जाओ यार, मुझे सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, कुछ काम है। साइका बड़बड़ाई। लाइब्रेरी जाना होगा, काम की कुछ लगती। वो भी बड़बड़ाते हुए लेट गई। उससे लगा अभी चंद ही मिनट हुए हैं। मगर घड़ी पर नजर पड़ी तो वो 8 के हिस्से पर खड़ी सुबह बखैर कह रही थी।
खिड़की से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी। उससे अपने उठने की वजह तलाश की तो पास पड़े सेलफोन की जानिब तवज्जो गई, जो अब भी मसलसल बज रहा था। 7-8 मैसेजेस में पिकअप द कॉल का पैगाम था। कॉल फिर आने लगी। कुछ सोचकर उसने यस का बटन पुश किया था। मेरी जान, अभी तक सो रही हो? मेरी नींदें उड़ाकर तुम कैसे इतनी मीठी और पुरसुकून नींद सो सकती हो? बहुत ही कोई छिछोरा अंदाज सा मुकाबिल का नीलम का रुआ रुआ जल उठा। कौन हो और इस बकवास की वजह? वो तड़क कर बोली। तुम्हारी जान, मेरी शहजादी, और ये बकवास नहीं है, हकीकत है। पूरी पूरी रात तुम्हारी तस्वीर देखते गुजर जाती है और तुम हो कि मुसलसल बेनियाज। लहजे में मसूई गम समोते कहा गया। शट अप, हमारी तस्वीर तुम्हारे पास? नामुमकिन। और शराफत से बताओ कौन हो? ओह, अवैस या हमजा में से कोई हो तो जान लो, अब अकेडमी नहीं आऊंगी। अब अपनी दाल कहीं और जाकर खिलाओ। साथ ही उससे 2-3 गालियों से भी नवाज डाला। पहले ही उनकी वजह से वो बहुत नुकसान उठा चुकी थी। कम ऑन बेबी, कम से कम मेरी आवाज तो पहचान लो। बहुत ही ठीठ वाकया हुआ था वो। दफा हो जहन्नुम में जाओ, ब्लॉक कर रही हूँ तुम्हारा नंबर। वो सख्त गुस्से में बोली। शौक से करो मेरी जान, मगर पहले जो तस्वीर भेज रहा हूँ वो तो देख लो। और हाँ, अगर चाहती हो कि तस्वीर पोस्टर्स की सूरत शहर में ना लगे तो फौरन चौकंडी के कब्रिस्तान पहुंचो। फोन की दूसरी सिम से रोबदार आवाज में साफ धमकाया गया था। हमारी जूती आती है कब्रिस्तान, कमीने जलील इंसान। वो तो आप ही से ही बाहर होती जा रही थी। मेरी जान, इतना गुस्सा तो ना करो। उसके ढीठपन पर नीलम ने जल घोड़कर फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद फिर मोबाइल की मैसेज टोन बजने लगी। उससे आने वाले मैसेजेस चेक किए तो चेहरा नीला पड़ चुका था, हाथ सर्द पड़ गए और वो खुद कपकपाने लगी। उससे अपनी जान निकलती महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सांस की नाली में कपड़ा फंसा दिया हो। अजीबो गरीब अरिया लिबास से मलबूस नीलम की पोज भी निहायत वाहियात थे। इस बार मेकान की अंदाज मुझसे कॉल अटेंड की थी। मुझे पता है तुम्हारी क्या हालत है। उन पिक्चर्स को देखकर मेरी फोटोग्राफी पर शक तो नहीं करोगी ना तुम? तुम कौन हो? क्या चाहते हो? नीलम की आवाज कहीं दूर किसी कुएं से आती महसूस हुई। फिलहाल तो तुम्हें चाहता हूं मेरी जान। फिर आ रही हो? कितना चहकता लहजा था उसका, सरशार जीत के नशे से चूर। मुझे उस जगह का नहीं पता, उससे हकलाते हुए कहा। मतलब मना कर रही हो? सख्त अंदाज था। नहीं तो। वो घबरा गई। वेल डन, जल्दी आओ। आई एम वेटिंग डियर। और एक बात, अगर किसी और को इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो ये बंदा जान से जाएगा, जिसकी तस्वीर अभी मैं भेजूंगा। तेज आवाज में कहते साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। इस बार आने वाली 2-3 तस्वीरें इब्रार साहब की थीं। उन्हें कुर्सी पर रस्सियों के साथ बांध रखा था और मुंह पे थैला चढ़ा रखा था। उसकी जान पर बन गई। बाबा, बाबा। उसकी सिसकियां अंदर ही अंदर दम तोड़ने लगी। मुंह पर हाथ रखे वो ना जाने कितनी देर घुट घुट कर रोती रही। साइका कॉलेज गई थी, दांतों नीचे थी। उसे जाना था। वो गिरती पड़ती उठी, मुनासिब लिबास पहना और पहली बार अपनी मर्जी से स्याह चादर ओढ़कर कमरे का दरवाजा मुकफ्फिल करती नीचे चली आई। ए नीलम, किधर? नीलम, ओ नीलम, किधर जा रही है? दादू की आवाज़ें उसे अपनी पुश पर साफ सुनाई दे रही थी, मगर वो सुनी अनसुनी करती निकल गई।